गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। नया दिन है, नई सुबह का आगाज हो चुका है और हमेशा की तरह मेरी आज भी दुआ यही होगी कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अपना तो आप लोग ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखा करें। जनाब, दिन का आगाज़ एक खूबसूरत से पैगाम के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम में से अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो असल में है क्या। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ क्या फरमाते हैं इसके ऊपर कि गाफिल की आँख तब खुलती है जब बंद होने लगती है, यानी वो मरने लगता है तो उसे एहसास होता है कि ज़िंदगी क्या थी। वो लोग बड़े ही खुशनसीब होते हैं जो ये बहुत जल्द समझ लेते हैं कि ज़िंदगी क्या है और फिर वो ज़िंदगी गुजार के बल्कि अपनी ज़िंदगी जी कर इस ज़िंदगी से रुखसत होते हैं। और ज़िंदा लोग ये जानते हैं कि उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो अपनी ज़िंदगी में एक मंजिल को हदफ बनाते हैं और उसको हासिल करने में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनकी ज़िंदगी रोज़मर्रा की रूटीन तक नहीं रहती है, सोना जागना, काम करना, खाना पीना और फिर सो जाना, बल्कि वो अपने मकसद को पाने के लिए हमेशा कुछ करते हुए हमें ज़रूर नज़र आते हैं और इसी तरह वो ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। इससे पहले कि जनाब हमारी आंखें बंद हो जाएं और उसके बाद हमें एहसास हो कि हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, ये तो हम सिर्फ ज़िंदगी गुजार कर आए हैं। तो उससे पहले हमें जाग जाना चाहिए, हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बामकसद ज़िंदगी गुजारिए, हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहूँगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर छोटे छोटे गोल्स सेट करिए और फिर उन गोल्स के लिए जद्दोजहद करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए और उनको अचीव करें और फिर एक स्टेप आगे जाइए। फिर महीने के तौर पर एक आपने गोल सेट करना है, फिर आप ईयरली भी गोल सेट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था मेरे ख्याल से और बड़ा ही खूबसूरत सा पैगाम था कि जनाब ज़िंदगी को हमें किस तरह जीना है और बामकसद बनाना है। तो आप भी इसके ऊपर ज़रूर गौर करिएगा। जनाब, सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम सेहत से जुड़े तमाम तर मसाइल के हवाले से बात करते हैं। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट उन मसाइल का हल हमें बताते हैं और आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक एडिटिंग की, जो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा मकबूल होती जा रही है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए उन तमाम बीमारियों को नस्ल दर नस्ल बढ़ने से रोका जा सकता है। और अगर बीमारियों का जिक्र किया जाए तो उनमें चंद बीमारियां थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है और आजकल जैसे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है और ये भी बीमारी जो है वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो रही है। तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है जिनके ज़रिए ये बीमारियां अगली नस्ल में मुंतकिल होने से रोकी जा सकती हैं। और इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों की आंखों का रंग तक तब्दील करने के हवाले से तजुर्बे किए जा रहे हैं। और इसकी मिसाल यूँ है कि अमरीका की खुफिया एजेंसी के एक आला ओहदेदार ने दावा किया है कि चीन ने मैदान जंग में फौजियों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए जदीद बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपनी फौज पर एक कामयाब तजर्बा कर लिया है और उसका मकसद मैदान जंग के लिए गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फौजी तैयार करना है। ताहम माहिरीन को ये खदशा है कि एक एम्ब्रियो को जेनेटिकली एडिट करने से अनदेखे नुकसानात का सामना भी हो सकता है और ये नुकसान सिर्फ एक फ़र्द को नहीं होता बल्कि अगली नस्लों तक जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या, इससे क्या क्या काम लिया जा सकता है, कौन कौन सी मौरूसी बीमारियां हैं जिससे इसको रोका जा सकता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गजाला रूबी हैं, डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक हेड हैं और पीएचडी इन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी उन्होंने पीएचडी उसमें की हुई है। तो उनसे आज बात करेंगे डिटेल में और इस टर्मिनोलॉजी के बारे में, इस नए ट्रीटमेंट के बारे में उनसे जानेंगे। डॉक्टर गजाला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर गजाला, सबसे पहले तो बताइए जेनेटिक एडिटिंग है क्या, ये क्या नई टर्मिनोलॉजी आ गई है ये तिब की दुनिया में? आपको पता है जो भी जीन्स कैरी करते हैं, हर चीज़ आपकी, हर बॉडी का आपका फंक्शन जीन्स कैरी करता है, ठीक है। और ये आधे जीन जो होते हैं वो बच्चा अपने पेरेंट्स से लेता है और आधे उससे, ठीक है। बेसिकली वो आधे जीन करैक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से ही आते हैं, मेल से या फीमेल से, ठीक है, मैटरनल से या पैटर्नल से।
और ऑब्वियसली जहाँ हम अच्छे करेक्टर्स लेते हैं वहाँ हम डिजीज़ भी पास ऑन करते हैं अगली जनरेशन को, और वह ज़ाहिर है कि जीन्स कैरिंग करेक्टर्स ही इनको कहा जाता है। ओके। जेनेटिक बेस ही जीन्स पर है, और वो जो सारे अच्छे करेक्टर हैं उसमें सारे डिजीज़ करेक्टर्स भी हैं। अच्छा। जैसे सबसे पहले आपकी क्रॉप पे होते हैं जो कि डिजीज़ थी, अब तो पाकिस्तान में बड़े सक्सेसफुल हैं कि हम पोटैटो, टोमेटो ये सब उस पर कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा। ट्रांसजेनिक हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे ये होता है कि प्रोडक्शन भी अच्छी मिलती है और वो डिज़ीज़ कंट्रोल भी होती है, ठीक है। और इसी तरह ह्यूमन पे भी हम सारे एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं और पिछले कितने अरसे से करना चाह रहे थे, और वो सारे जीन आइडेंटिफाई किए। ये आइडेंटिफिकेशन का अमल तब हमें पता चला या केम टू नो, मतलब कि आई वांट टू ट्रांसलेट इन उर्दू एज मच एज जस्ट कि ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो, ताकि वो जब से सीक्वेंसिंग का रवाज आया। अच्छा। सीक्वेंसिंग ये है कि आपका एक एक जीन का करेक्टर, एक एक जीन का जैसे ABC या जो उसके 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, ATCG, उनका सब पता चला। तो उसके बाद हमें पता चला कि कौन से जीन कहाँ से जब गलत जुड़ जाते हैं, अच्छा, तो उसके बाद से वो डिज़ीज़ पैदा करनी शुरू कर देते हैं। वो किस तरह होता है कि जब आपकी तेज़ी से, ये अल्लाह ताला का नेचुरल सिस्टम है ना, कि आपकी रेप्लिकेशन होनी है, आपने इतनी देर में 1 सेल बनने हैं, 2 बनने हैं, 4 बच्चे, इसी तरह मल्टी मिलियनर आपके सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सेकंड्स में, मिनटों में। ओके। ठीक है, तो एक अमल होता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि जब कोई टाइल्स लगाते हैं इमारत में, तो वो जब टाइल्स लगाता है एक बेस, तो फिर वो उसको अच्छी तरह चेक करता है कि उसकी बेस लाइन ठीक बनी कि नहीं। इसी तरह एक इमेज मैं शायद ला नहीं पाई, या अगर आप वो दिखाना चाहें तो, कि उसमें ATCG स्क्रीन पे सारी चीज़ें भी शो होंगी साथ-साथ। हाँ, तो वो ATCG इस तरह का जीन सीक्वेंस होता है। तो वो जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो वो उसको रीड करता है। अच्छा। मतलब कि ये अल्लाह ताला का एक नेचुरल सिस्टम है। तो खुदा न खास्ता जिस तरह अगर उससे कोई गलत टाइल लग जाएगी, अगर वो कच्ची होगी तो वो उतार के उसको ठीक कर लेगा, कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह ही जब जीन की प्रूफ रीडिंग का हम उसको सिस्टम कहते हैं, कि जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो वो उसमें कोई एक आध न्यूक्लियोटाइड ATCG की तरह गलत लग जाए, तो वो प्रूफ रीडिंग में वो वाला न्यूक्लियोटाइड अल्टीमेटली रिप्लेस होकर नया लग जाता है। उसको हम नेचुरल अनीलिंग या नेचुरल प्रूफ रीडिंग का सिस्टम कहते हैं, कि अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे अंदर रखा हुआ है। लेकिन अगर एक आध होगा, एक आध टाइल सही लगेगी ना गलत, तो वो ठीक कर लेगा। लेकिन अगर उसकी बेस लाइन ही गलत है, पूरा आपका पूरा जीन म्यूटेट हो गया हुआ है, यानी A से जाके G लग गया, C से जाकर कुछ और लग गया, तो वो आपकी रॉन्ग प्रोटीन मैसेज जाता जाएगा। क्या होगा कि रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपकी प्रूफ रीडिंग, नेचुरल अनीलिंग फेल हो गई है। यहाँ आपकी रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसाइज होनी शुरू हो गई है और वो आपके रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड पड़े जा रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं डॉक्टर गजाला की जो रेप्लिकेशन होती है? मतलब बहुत से लोग या एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो कज़न मैरिजेस होती हैं या जिनके ख़ानदान में ही शादियाँ हो रही होती हैं, उनकी वजह से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बिलोंग करती हैं। उसकी वजह से भी हो सकता है, ये भी एक फैक्टर होता है। आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। वो किसी एक इशू को भी हम वो इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू सी ऑल द फैक्टर्स अलोंग इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अच्छा, ठीक है। आपके किस एरिया में, हमारे यहाँ क्योंकि नस्ल दर नस्ल वही शादियाँ हो रही होती हैं। हमने आज भी अगर राजपूत हैं तो राजपूत में करनी है, अराई हैं तो अराई में। मतलब कि हम आज भी शायद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, अर्बन में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन रूरल में नहीं चेंज हुआ। अर्बन में वी हैव गॉन एडवांस, वी वांट टू एक्सटेंड द रिलेशनशिप्स रादर देन कीप ऑन द ओल्ड रिलेशनशिप, वी वांट टू एक्सटेंड द रिलेशनशिप। लेकिन इसमें ये होता है कि जब आपकी वो फेल हो जाती है, रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसाइज शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी रॉन्ग प्रोटीन जो ही जाती है तो वो आपका गलत सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका ब्रेन मैसेज देता है ना न्यूक्लियो कोड की शक्ल में, 3 ATCG में से 3 कोड जाते हैं। हर मैसेज के नतीजे में आपका एक नया सेल बनता है, नई जीन बनती है, नई थेरेपी होती है, आपके नए सेल्स प्रमोट हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपका कोई जख्मी हो जाते हैं, कोई बोन टूट जाती है, बीच में से वूंड हो जाते हैं इतने रॉन्ग, तो जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये डॉक्टर गजाला में बताइए कि अगर जिस तरह बताया जाता है कि कज़न मैरिजेस की वजह से बहुत सारी मौरूसी बीमारी में आगे फैलती हैं, तो क्या ये जीन एडिटिंग से उसको भी ठीक किया जा सकता है या वो ठीक नहीं हो सकती? कज़न मैरिजेस की जीन एडिटिंग से ठीक हो सकता है, लेकिन वो सोमैटिक सेल पे जाता है। अच्छा, यानी जब अभी
बच्चा पैदा होने से पहले से अगर उसकी थेरेपी कर दी जाए। हाँ। उनके ये सीक्वेंसिंग का मैंने यही बताया ना कि सीक्वेंसिंग जब से आई तब हमें पता चला कि हम ये वाली चीज़ें ठीक कर सकते हैं। हमें सीक्वेंसिंग से पता चला कि ये रॉन्ग प्रोटीन जुड़ी हुई है, सही। ये आपके जीन का सीक्वेंस गलत हो गया। यहाँ पे जहाँ पे आपके जीन का सीक्वेंस गलत हो गया, वो अगला सेल वही सीक्वेंस पढ़ा जा रहा है। आपके ब्रेन ने वही मैसेज देना जो उसको रिसीव हुआ है, वही मैसेज देता जाएगा, वो रॉन्ग सेल्स बनते जाएंगे। जब सीक्वेंसर आया तो हमें पता चला कि वहाँ से ये वाला सेगमेंट इतने बेस पेयर का था या इतनी सी आपकी 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पे जीन में प्रॉब्लम थी, ये जीन गलत लगा हुआ था, ये जीन उल्टा था, इसको इस सीक्वेंस के साथ काट के जोड़ दिया जाए, ये इसको जीन एडिटिंग है। वो सेगमेंट यहाँ से निकाल दिया जाए। जैसे आप कपड़ों में अपनी बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कि वहाँ से कट कर दिया, वहाँ से उसको डिज़ाइन कर दिया, या वो अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसको आपने मजबूती के लिए या किसी और के लिए उस सेगमेंट को आपस में वहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो वो आपने म्यूटेटेड वाला पार्ट या गलत प्रोटीन वाला पार्ट निकाल के बाहर कर दिया। आपने जो उसके ठीक वाले सेल जुड़े हुए थे, ठीक वाले कोडॉन जो थे, उनको आपस में ज्वाइन कर आपस में। अच्छा, जैसे जब आपने उसको वहाँ से रिपेयर कर दिया तो आपने गलत वाली जीन को बाहर निकाल के फेंक दिया, ये आपका जीन एडिटिंग हो गया। और जब आपके ब्रेन के पास वो म्यूटेटेड जीन जाएगा जिसकी एडिटिंग हो चुकी होगी, तो ऑब्वियसली वो ठीक प्रोटीन बनानी शुरू कर देगा। जो उसको मैसेज गया है वो गलत वाला पार्ट तो निकल गया, अब आपके पास रिपेयर्ड पार्ट आ गया, उसको हम रिपेयर्ड कहते हैं। ठीक है, ये रिपेयर जो होती है एंजाइम्स की मदद से होती है। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स इसमें पार्ट प्ले करते हैं। दूसरा डॉक्टर गजाला, इस जीन एडिटिंग के थ्रू कहा जाता है कि आप आंखों का रंग, कॉम्प्लेक्शन भी चेंज करवा सकते हैं, मतलब अपनी जीन्स का या अपना जो भी आगे आएगा अपनी मर्जी के मुताबिक आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो इज इट ट्रू? ये एथिकली है, नॉन एथिकली है, ये भी हमारे साथ अभी तो हमने इसको लेना है एज अ एडवांटेजियस, ठीक, कि किस तरह हम अपनी जेनेटिक डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि इसको रेवोल्यूशनाइज करने का पर्पस ये था जीन एडिटिंग का कि हमने इसको जेनेटिकली डिजीज जो उनको रोकना है। अच्छा, ठीक है। देखिए ना, इनबॉर्न एरर हमारे यहाँ कितने हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, मदर्स की प्रॉब्लम है, बच्चे होते नहीं हैं, मतलब कि ये सारी हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है, आपकी कज़न मैरिजेज हैं, सेकंड कज़न मैरिजेज हैं। वजह ये होती है कि आप उसके मियाँ का और उसका जीन सीक्वेंस एक होता है। हाँ, ठीक है, जब आपका जीन सीक्वेंस एक होगा तो आपके वेरिएंट नहीं प्रोड्यूस होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट जीन सीक्वेंस वालों के साथ शादी करें ताकि आपके अच्छे वेरिएंट्स प्रोड्यूस हों। सही, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है बीमारियां आगे ना बढ़े। और ये हमारी हदीस भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक्सटेंड योर रिलेशनशिप, ठीक है ना, कि अपने कबीले बढ़ाओ। उसका मतलब यही था जो हम आज इतने सालों के बाद सिर्फ अपनी बरादरी में ही ना उसी में महदूद होकर रह गए, बाहर भी एक्सटेंड द रिलेशनशिप। अच्छा, दूसरा डॉक्टर गजाला, जिस तरह मैं बात करी थी कि चाइना ने तो इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे तो फौजी इवन दो के तैयार किए जा रहे हैं कि मैदान जंग में जाके वो बाकमाल जो है अपनी सलाहियतें दिखाएंगे इस जीन एडिटिंग के थ्रू। उन्होंने 3 बेबीज प्रोड्यूस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो इस हवाले से हमें बताइएगा, ये एथिकली है? अभी उसकी अप्रूवल नहीं हुई। हाँ, उन्हें लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक। उन्होंने, और उसकी पूरी फुल उन्होंने जीन एडिटिंग की है। अच्छा, और ये सीक्वेंसिंग की मदद से होता है। आपके सामने स्क्रीन चल रही होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक सर्जन कार्डिक सर्जरी करता है ना, उसके सामने स्क्रीन चल रही है कि पेशेंट का कौन सी आर्टरी कहाँ पे, कौन सी वेन डैमेज है, उसने वो जाके रिपेयर करनी है ना। एग्जैक्टली जीन एडिटिंग भी वही है। अच्छा, आपके सामने सीक्वेंस चल रहा है उस पेशेंट का या उस बंदे का कि अगर ये वाली डिजीज़ है तो इसका ये वाला सीक्वेंस ख़राब है, हमने इसको ये वाला सीक्वेंस ज्वाइन करना है, ये वाला सेगमेंट उतार के करना है और ठीक वाला वहाँ लगा देना है। हाँ जी, इसको रिकम्बिनेंट भी आप कहते हैं। तो वो जो होगा वो डिजीज़ फ्री होगा, उसका सीक्वेंस ठीक जुड़ा होगा, और जब उसकी रेप्लिकेशन होगी तो उसके आपने सेल्स रैंडमली चेक कर लेने हैं कि ये ठीक हैं कि नहीं, फिर उसका भी सीक्वेंस करेंगे। मतलब कि ये सारी सीक्वेंसर की वजह से आपके पास चीज़ें आई कि जब आपने जीन सीक्वेंसिंग करनी शुरू की। और ज़्यादा कॉमन ये आपके कोविड में हुआ। हाँ, कि जब हमने नए नए वेरिएंट्स देखने होते थे तो हम रोज़ाना अपने सीक्वेंस से देखते थे कि ये नया वेरिएंट आ गया है, इसमें ये म्यूटेशन हो गई है। तो जो म्यूटेशन होती जाएगी आपके नए नए वेरिएंट्स आते जाएंगे। तो उसका पर्पस बेसिकली ये है कि हम जेनेटिकली जो डिजीज़ पास ऑन होती हैं मदर से, अपने पेरेंट्स से बच्चों को, उनको कंट्रोल करें।
नस्ल दर नस्ल वो डिजीज़ मुंतकिल होती जा रही हैं। ठीक है, आपकी डायबिटीज़ है, आपके कार्सिनोजेन सेल्स हैं, सिकल सेल एनीमिया है, अच्छा। थैलासीमिया है, हीमोफीलिया है, मल्टीपल डिजीज़ हैं आपकी। ठीक है, ये सारे इनबॉर्न एरर हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले ही वो सारे जीन्स अपनी माँ से अपने पेरेंट्स से कैरी कर लेता है। ठीक है, अगर आप उसकी हम तो आप लोगों को, क्योंकि मैं डायग्नोस्टिक की फील्ड से हूँ, तो मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ कि अब बाकी सारी पैथोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक सीक्वेंसिंग रह जाएगी। अच्छा, तो उससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि अगले 5 सालों में जाकर अगर ये वाला इसका एक पार्ट म्यूटेटेड है तो ये जाकर कितने मल्टीप्लाई करेगा और कौन सी डिजीज़ होने का इसको ख़तरा है। ठीक है, लेकिन ये ट्रीटमेंट कब से फिर करवाना चाहिए, मतलब कपल्स को कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और अगर उन्हें ये है कि हम लोग कज़न मैरिजेस में हैं तो उसमें कब से ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? तब तक तो अब अमेरिका में तो एक चिप आ गई हुई है, वो लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो जो भी उनके वो वेरिएंट्स होंगे इनकी पहले सीक्वेंसिंग कर ली जाएगी, फिर उनको, जैसे हमारे यहाँ थैलेसीमिया का एक कॉलम ऐड हो गया है निकाहनामे में, आपने शायद पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, बट इट हैज़ बीन एडेड इन के निकाहनामा में कि थैलेसीमिक है कि नहीं आपकी फैमिली में कोई। ठीक है, उससे ये है कि हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट पेशेंट से पूछ के हिस्ट्री कि आपके बच्चे फर्दर थैलेसीमिक ना हो या हीमोफिलिक ना हो। अच्छा, ठीक है, उसका एक ये फ़ायदा है टू कंट्रोल। उसके बाद वहाँ पर तो ये हो रहा है कि वहाँ पे उनका सीक्वेंस आ जाता है, बड़ा अच्छा सा सीक्वेंस आ जाता है। तो उस सीक्वेंस से पता चल जाता है कि अगर इसके पेरेंट में या उसके पेरेंट में ये डिजीज़ थी और ये बंदा कितना कैरी कर रहा है, 25% चांसेस हैं टू पास ऑन द डिजीज़ टू द ऑफस्प्रिंग और नॉट, और उनके पास 10% हैं, आया उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। अगर उनका 4th बच्चा हो सकता है इन्फेक्टेड हो सकता है तीनों बच्चे उनके ठीक हों, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में दे कैन पास ऑन द सीक्वेंस। ये चांस भी होता है कि आपकी अगर पहली जनरेशन में तो आपकी अगली जनरेशन में वो डिजीज़ पास ऑन हो जाती है। तो इसलिए जेनेटिक डिजीज़ वही होती हैं कि जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी उन्होंने करवाई और उन्होंने 3 बेबीज़ प्रोड्यूस किए हैं। अभी उसको उन्होंने लाइसेंस नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, और देखें बाकी कंट्रीज़ उस पर क्या कमेंट करती हैं। अच्छा। क्या एथिक्स जाती है उस पर, आया उसको कॉमन लाइसेंस मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो भी हेल्थ की चीज़ें होती हैं जब तक उसको FDA अप्रूव ना करे, कोई ड्रग है, कोई आपकी किट है डायग्नोस्टिक की, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते मेडिकल फील्ड में। तो इसलिए जब तक इसकी वहाँ से अप्रूवल नहीं होगी हम इसको आगे लेकर नहीं चल सकते। तो डॉक्टर गुज़ाला, आपकी राय में जानना चाहूँगी, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी आई है जीन एडिटिंग, ये एथिकल है या नॉन एथिकल है? इसको आगे परसू हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर तो ये मेरा ख्याल है अगर ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए है, सिर्फ हम इसको अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए या उन चीज़ों के लिए बेशक ना यूज़ करें, लेकिन एट लीस्ट टू कंट्रोल द डिजीजेस, टू सेव द ह्यूमन लाइफ, तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़रूर आगे लेकर जाना चाहिए, आगे आना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, देयर इज़ नो एथिक्स। सबसे बड़ा कुरान कहता है कि आप एक जान बचाएं तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम तो दिन रात उसी में लगे होते हैं, क्योंकि उससे इन्वॉल्व है, ह्यूमन लाइफ्स के साथ इन्वॉल्व हैं हम। तो हमारा तो ये मोटो है कि हर स्टेप आगे आना चाहिए जो भी ह्यूमन की लाइफ को सेव कर सके। मतलब उसको पॉजिटिवली आप अगर लेके चलेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है जो लोगों की जान बचाने के लिए साबित हो सकती है। अच्छा, दूसरा बताइए कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, और जिस तरह आप बता रही हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी ये लगेगी, तो लोग तो नहीं फिर अफोर्ड कर सकते इसको। लेकिन आपको बताया ना कि जितनी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, जैसे आप मुझे ये बताएं कि कोविड के ज़माने में लोगों ने कहा कि PCR का टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो मैंने खुद उस वक्त लाखों टेस्ट किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए उसको ये नहीं कहा जा सकता, जितनी कोई चीज़ कॉमन हो जाएगी तो उसकी रीच आसान हो जाती है। जब उसकी रीच आसान हो जाएगी, किट्स अवेलेबल हो जाती हैं, इक्विपमेंट अवेलेबल हो जाते हैं। तो उस वक्त कोविड का ज़माना था जब सब कुछ बंद था, फिर भी हर चीज़ आपकी रेंज में आ गई ना। आपने घर घर लोगों के टेस्ट किए। जी जी, मेरा ख्याल नहीं कि कोई ये कहे कि हमने टेस्ट नहीं किए या मेरे घर में कोई कोविड नहीं था। तो इसी तरह ही है कि जब ज़्यादा कॉमन हो जाएगी तो ये लोगों की रीच में भी आ जाएगी। अभी भी लोग आ रहे हैं इससे फ़ायदा उठाने के लिए, इस टेक्नोलॉजी से, कि नहीं? अभी यहाँ पर तो अवेयरनेस ही नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपको कमेंट आएंगे कि जीन एडिटिंग है क्या। हाँ। पहले तो मैं ये बताएं डिफेक्टेड जीन क्या है। लोगों को हमारे यहाँ ये अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे यहाँ हेल्दी कॉम्बिनेशन ही नहीं होते। अच्छा, ठीक है। और हमारे यहाँ तो जब सब कुछ हो चुका होगा फिर ही आएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट की हिस्ट्री लेके ना, तो
तो उस पे बेसिकली पहले काम करना शुरू लेकिन करें। जो हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ उसी पे ही ना रहे, हाँ। जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही अच्छा। जितनी बाकी चीज़ें हैं, बल्कि जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वो जो डिज़ीज़ बच्चों में हो चुकी होती हैं आप उनसे बच जाते हैं। अगर आप पहले ही अपने जेनेटिक काउंसलर्स को हायर करें हर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, जो कि नहीं है, ठीक है, और जेनेटिक डिजीज़ वाले लोगों को आप हायर करें आम पब्लिक सेक्टर लैब्स में, और जहाँ पे ख़ास तौर पर बच्चों के शोबे हैं और जहाँ पे गायनी के डिपार्टमेंट्स हैं, उससे ये इफेक्ट होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सी बीमारियाँ नई सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से आ रही हैं, अच्छा। पेरेंट्स की वजह से ट्रांसफ़र हो रही हैं, और हम इनको कितनी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली जीन एडिटिंग के लिए ना सही, लेकिन आप हिस्टोरिकली हिस्ट्री लेके पेशेंट को काउंसल करके उन डिजीज़ को कम से कम उसी स्टेप पे स्टॉप तो कर सकते हैं ना, कि आप इसको बीमारी को बढ़ने से रोकें, आप फर्स्ट कज़न मैरिज ना करें, आप नस्ल दर नस्ल ये बीमारियां मुंतकिल ना करें, ठीक है, पेशेंट को काउंसल करें, और अगर नहीं है तो फिर आप उस पेशेंट को बहुत अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। अच्छा। इसके लिए जेनेटिक काउंसलर्स की, जेनेटिक पैथोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम है। अच्छा, दूसरा ये ट्रीटमेंट जो है क्या ये बर्थ के बाद भी हो सकता है? मतलब एक अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? जी, उसके बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट उसका ये होगा कि अगर ये सोमैटिक सेल पे ही करवा लिया जाए, अच्छा। यानी अगर बेबी बॉर्न होने से पहले करा लिया जाए, तो फिर तो मदर बिल्कुल सेफ हो जाएगी ना अपने फर्दर बच्चों के लिए। अच्छा, ठीक है। इसलिए इसीलिए कहा है ना कि ये जर्म लाइन या सोमैटिक लाइन ट्रीटमेंट है, कि इसको पहले से करवा लिया जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर जो जीन आ गए आप वो सिर्फ एक बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे आप, ठीक है। तो जब आप मदर के सेल्स पे कर देंगे वो, तो वो फिर ही विल बी सेफ फ्रॉम ऑल द अदर फर्दर जनरेशंस व्हिच ही इज मतलब प्रोड्यूसिंग। जिंदगी में एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ये कुछ आफ्टर सम इयर्स दोबारा से इसको करवाना पड़ेगा? ये तो जूं इफेक्ट्स आएंगे फिर पता चलेगा। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ जेनेटिक नहीं, मैंने आपको बताया कि इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स बोथ प्ले द रोल इन इनबॉर्न एरर, ठीक है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये एरर जो होते हैं वो जेनेटिकली ही नहीं, वो आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। हाँ। हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर तो कज़न मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। exactly। तो ये सारी हमें इंडिया, पाकिस्तान, एशिया में ही ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और फर्दर इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर की दुनिया इसमें ज़्यादा काम करना शुरू हो जाए, इंडल्ज हो जाए और इस पे ले आए, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, रेवोल्यूशनरी एरा दोबारा से आ जाए? यस, इट विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन, कि भाई हम वो सारी डिजीज़ जो हमारे लिए चैलेंज हैं, हमारा एक बजट का हिस्सा जाता है, हमारे बच्चे मर जाते हैं, लोग बेचारे हमारे यहाँ गरीब होते हैं, ऑलरेडी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, और वो अपने डिजीज़ बच्चे लेके सारी ज़िंदगी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए वो सारी एथिक्स एक तरफ आ जाती हैं जब आप ये देखते हैं कि आपकी आधा बजट उस पर जा रहा है, पेरेंट्स सफ़र हो रहे होते हैं, फैमिली आपकी सफ़र, हमारे हॉस्पिटल क्राइसिस में होती है। बिल्कुल। कि जब आपके पास आपकी पीड्स वार्ड भरी होती हैं, आपके वो भरे होते हैं, मदर्स एक और बर्डन आ जाता है जब एक एबनॉर्मल बच्चा कैरी कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हाँ ये सारी वही डिजीज़ेज हैं जिनसे आप बच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जीन कंट्रोल के ज़रिए, जीन एडिटिंग के ज़रिए, प्रूफ रीडिंग ठीक हो उसकी। लेकिन इसके लिए आपको एक माहिर फिर सारे जेनेटिशियंस ही ऑप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ को कंट्रोल करना ये सिर्फ उन साइंटिस्ट के ही काम हो सकता है। एग्जैक्टली, उसके ऊपर काम करने की हमें अभी भी ज़रूरत है अगर हमने इन तमाम तर मौरूसी बीमारियों पर काबू पाना है। प्रोफेसर डॉक्टर गजाला रूबी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और जीन एडिटिंग के हवाले से जनाब बात कर रहे थे कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है, किस तरह इसके थ्रू हम जो बीमारियाँ हैं, ख़ासकर मौरूसी बीमारियाँ जो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती है, उनको किस तरह रोका जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जॉग लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की बाहिम्मत और बासलाहियत बेटियों से जो मुल्क और कौम के लिए गिराकदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और अल्लाह ने औरत को वो ताकत अता की है कि अगर वो हिम्मत करे तो ज़िंदगी के हर महाज पर
कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरती है। और आज के इस चैलेंजेस से भरे दौर में अगर कोई लड़की अपने माँ बाप और वतन का नाम रोशन कर जाए तो जनाब इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और मुआशरे की खाती नज़रों, तंग सोचों और तकालीफ से लड़ना, उनके सामने डट कर मुकाबला करना और इस सबको बर्दाश्त करके कुछ ऐसा कर जाना कि हमेशा याद रखा जाए। और आज की हमारी मेहमान ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अपने माँ बाप के लिए बाइसे फ़ख्र हैं और वतन अजीज़ का नाम रोशन किया है उन्होंने। आज की हमारी मेहमान खतरों की खिलाड़ी हैं। वहाँ पर उन्होंने साइकिल चलाई है जहाँ पर पैदल चलना भी बहुत मुश्किल था। नए से नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसमें फतह हासिल करना नौजवान साइकिलिस्ट उनका वतीरा है। और समर खान कई खेलों की तरबियत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन हर खेल आम खेल से मुख्तलिफ होता है, चाहे वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो, माउंटेन बाइकिंग या फिर स्नो बोर्डिंग हो। हर खतरनाक खेल में समर को महारत हासिल है। 2016 में ब्याफो ग्लेशियर तक साइकिलिंग करना और फिर अफ्रीका की बुलंद चोटी माउंट किलिमंजारो को भी 2 पहियों पर सर करना समर के यादगार कारनामों में से एक है। लेकिन ये सब कुछ हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। समर ने साइकिल पर अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी दिसंबर 2017 में सर की और 5,895 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली दुनिया की पहली खातून साइकिलिस्ट बन चुकी थी। और समर ने हुंजा में 5,610 मीटर बुलंद चोटी को भी सर किया और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी K2 के बेस कैंप में पहुंचकर सबसे बड़ा संगे मील उन्होंने हासिल किया। तो जनाब आपकी हमने मुलाकात पाकिस्तान की शाइनिंग स्टार, जबरदस्त और बाहिम्मत लड़की समर खान से आज करवानी है। स्काइप के थ्रू वो हमारे साथ मौजूद है। समर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। समर, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कि आपने जाके पहाड़ों के ऊपर भी साइकिलिंग करनी है? मेरी जर्नी तकरीबन 5-6 साल पहले स्टार्ट हुई। मैं आई टू बिलोंग फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, लोअर झील। तो पहाड़ी इलाकों से मेरा ताल्लुक था और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करूं। बचपन से मुझे काफी शौक था, लेकिन बिल्कुल आइडल या इंस्पिरेशन था नहीं टू लुक अप टू जिससे हम पाकिस्तान में सीख सकें। और हमें हमेशा यूरोपियन एथलीट्स ही नजर आते थे एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए। तो जितने भी मेरे एक्सपेडिशन हुए, बेशक वो खुंजराब तक साइकिलिंग का था, ब्याफो ग्लेशियर पे साइकिलिंग का था या किलिमंजारो पे साइकिलिंग का था, वो सिर्फ इसी क्यूरियोसिटी में मैंने अटेम्प्ट किया कि क्या पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए ये स्पोर्ट्स करना पॉसिबल है या नहीं है, कितना मुश्किल होता है और हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में कैसे आगे जा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद एवरी स्टेप, हर एक्सपेडिशन में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। फिर वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग्स अपनी इम्प्रूव की, मैंने सीखा सारा। मेजॉरिटी सबसे ज्यादा मुझे गूगल से सीखना पड़ा क्योंकि पोस्ट है नहीं हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो खुद ही लाइक इट्स ऑल डन ऑन सेल्फ एफर्ट। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए क्या क्या हर्डल्स समर आपको फेस करनी पड़ी? एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो पाकिस्तानी, क्योंकि हमें इतने बचपन से हमारा कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, तो जब भी हम स्पोर्ट्स में आते हैं, स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें लाइफ और डेथ रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फियर शुरू में बहुत होते हैं। हाइट फियर होता है, अकेले ट्रैवल करने का फियर होता है। अक्सर साइकिलिंग करते हुए रोड्स पे मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी कोई गाड़ी आके मार देगी, और मेरे एक्सीडेंट्स भी काफी हुए स्टार्ट में। तो फियर्स आपके दूर हो जाते हैं। दूसरा जो आपका बहुत बड़ा परमानेंट चैलेंज होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है, कि आपके साथ बैक एंड पे कोई ऐसे स्पॉन्सर्स रहें जो आपको सपोर्ट करें, आपके एक्सपेडिशंस को फंड करें, और वो भी काफी लिमिटेड है पाकिस्तान में। सो उसको सस्टेन करना एक और चैलेंज है। लेकिन समर, मतलब आप पहाड़ों पे चढ़ती हैं और साइकिल पे वहाँ पर जाती हैं, माउंट एवरेस्ट वहाँ पर भी जा चुकी हैं, K2 के बेस कैंप तक आप जा चुकी हैं। तो मुझे बताइएगा कि घर वालों ने आपको मना नहीं किया कि मतलब इतना जो है एडवेंचर भी करना अच्छा नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, बीइंग अ वुमेन आपने बाहर निकलना है, अकेले सरवाइव करना है, बहुत सारी हर्डल्स भी आ सकती है? बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स का तो मैं घर में नहीं बताती क्योंकि वो दोबारा नहीं जाने देंगे। तो मैं अपनी पट्टी वगैरह करके सब कुछ मैनेज करके घर जाती हूँ। शुरू में भी काफी फियर थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, गुम हो जाओगी, कुछ हो जाएगा, गाँव वालों को क्या बताऊंगी वो। लेकिन विद द टाइम उन्होंने देखा कि मैनेज कर लेती है और बहुत अच्छा मैनेज करती है, तो अभी वो काफी कॉन्फिडेंट हैं
उनको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होगा तो ये संभाल लेगी। तो अकेले ही जाती हैं या अब आपकी पूरी एक टीम बन चुकी है जिनके साथ आप यहाँ पर इसका सफर बांधती हैं? वैसे मेरे सोलो एक्सपेडिशंस होते हैं साइकिलिंग के मोस्टली, लेकिन अगर मुझे किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है या क्लाइंबिंग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें फिर मुझे लोकल टीम हायर करनी पड़ती है जिसको उस जगह का पता होता है, टेक्निकल नॉलेज जिनके पास हो, क्योंकि वहाँ पे खाई और क्रेविसेस भी होते हैं, बहुत हिडन होते हैं, आपको नजर नहीं आते। और वो जो हॉट स्पॉट्स होते हैं वो सिर्फ लोकल क्लाइंबर्स को ही पता होता है, तो किसी लोकल गाइड को लेके जाना पड़ता है। अच्छा समर, जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई और हमें पता चला कि कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई हरासमेंट का वाक़या भी आपके साथ पेश आया है। तो हमें क्या आप बताना चाहेंगी कि ये क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी ये? मैं क्योंकि साइकिलिंग के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है पिंडी इस्लामाबाद के बीच में, मुझे टू प्रो मैं साइकिलिंग करती हूँ। तो एक दफ़ा वापसी पे, मेरी ट्रेनिंग की वापसी पे, मैं इस्लामाबाद से पिंडी एंटर हो रही थी और एक मोटरसाइकिल पे एक बंदा बैठा हुआ था। वो आया, उसने हालांकि ऑफिस वाले कपड़ों में था, पीछे बैग शैग उसका पड़ा हुआ था। उसने पहले मोटरसाइकिल स्लो की और फिर उसने बिल्कुल करीब आके ही ग्रोप्ड मी फ्रॉम द बैक। उसने मुझे पीछे से हाथ लगाया, टच किया और बड़ा वो इंजॉय करा उस चीज़ को। जब मैंने उसको पकड़ना चाहा, मैं खुद साइकिल पे थी, मैंने उसको पकड़ना चाहा और उसने बाइक हटा ली मुझसे और उसने स्पीड अप कर लिया। फिर मैंने उसको पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खैर वो मोटरसाइकिल पे थे, वो निकल गए। और उस टाइम कोई शाम को 7-8 बजे का टाइम था, तो मैं उनका नंबर प्लेट भी नहीं पढ़ सकी। फिर मैंने कंप्लेन बहुत की, वीडियो एक मैंने बनाई, आई वाज रियली एंग्री एट दैट टाइम, तो वो काफी वायरल गई। और उसके बाद काफी खवातीन ने मुझे मैसेजेस कांटेक्ट किए और उसको शेयर किया अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ कि वो डेली बेसिस पे क्या फेस करती हैं और इस चीज को कितना नॉर्मलाइज किया गया पाकिस्तान में कि चलो ये तो रोज होता है, इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। मतलब इसके कोई लॉज बनाने की बजाय लड़कियों को कहा जाता है कि आप चुप रहें। तो इसके बाद आपका जो क्या कह लें कि हौसला था वो पस्त तो नहीं हुआ, आपको डिमोटिवेट तो नहीं किया गया कि अब इसके बाद रहने दो, आगे ना जाओ? नहीं, मेरी अम्मी वो काफी परेशान थी, माय फैमिली वाज कंसर्न्ड, लेकिन मैंने काम तो करने आगे, मैं रुक तो नहीं सकती। तो उसके बाद फिर मैंने अपने पास इलेक्ट्रिक टेजर या नाइफ या कोई छोटा मोटा वेपन रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अकेले ज्यादातर रहती हूँ हर जगह, पहाड़ों के बीच, सिटीज में भी। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है, मैं चाहती थी मैं उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकूं। लेकिन समर, आपके जो इलाके की जो लड़कियां हैं जो आपको देखती हैं, मोटिवेट होती हैं, आप तो वैसे पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन बन चुकी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जो लड़कियां हैं जिनको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि बाहर जाके वो अपना नाम बना सकें या उनको खुली आज़ादी मिले, तो उनकी वहाँ पर आपको देख देख के कोई बेहतरी आई है कि उनको भी अब इजाज़त मिलना शुरू हो गई है कि वो भी बाहर जाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें? वो एरियाज बहुत पीछे हैं, उधर तो मैट्रिक के बाद पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 4-5 सालों में मुझे भी काफी, मेरी कजन्स ने, छोटी कजन्स ने फॉलो किया और उन्होंने अपनी फैमिली को प्रेशराइज किया। अभी वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं और उन कजन्स के बाद जो दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली, उन्होंने भी अपनी लड़कियों को यूनिवर्सिटीज भेजना शुरू कर दिया, जो हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई हमारी लड़की यूनिवर्सिटी तक पहुंच रही है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज आ रहा है। वो हमारी जो यूथ है वो भी चेंज चाहती है, दे वांट स्पोर्ट्स, दे वांट डेवलपमेंट, एजुकेशन, लेकिन अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम है, कल्चरल नॉर्म्स थोड़े सख्त हैं, उनको चेंज करने में टाइम लगेगा। यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि समर कि आपकी फैमिली में देखिए रेवोल्यूशनरी इरा आप कह सकते हैं कि आपको देख देख के बाकी लड़कियों को भी इजाज़त मिल गई, यूनिवर्सिटी जा रही हैं आगे, इंशाल्लाह और भी वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। आपसे पहले हमने देखा कि समीना बेग ने माउंट एवरेस्ट भी सर किया, अब आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यही ओवरऑल अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ तो वहाँ का ओवरऑल माइंडसेट भी नहीं चेंज हुआ आप लोगों को कर? हमारी खवातीन तो काफी अरसे से ये चीजें करना चाह रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, सब कुछ, लेकिन जो हमारी मेल डोमिनेंस है वहाँ पे, क्योंकि डिसीजन सालों साल मर्द हजरात लेते हैं औरतों के बिहाफ पे। और अभी भी आपने देखा होगा, अगर मैं कोई ऐसा, जैसे भी मैंने रिसेंटली लंडी कोतल खैबर में एक साइकिलिंग रैली कराई है, तो उस चीज में उन लोगों की जो डोमिनेंस उसको काफी चैलेंज किया है कि लड़कियां अपना डिसीजन कैसे ले सकती हैं या वो साइकिलिंग कैसे कर सकती हैं, ये तो हम डिसाइड करेंगे।
हालांकि हर बंदे का बेसिक राइट होना चाहिए, बेशक वो कोई भी जेंडर हो, लड़का लड़की, कि वो अपनी एजुकेशन, अपने करियर, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लें। तो अभी हमने इसको जितना जल्दी चैलेंज कर सके उतना बेहतर है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी पीछे हैं बाकी दुनिया से। और इट्स टाइम कि अभी खवातीन अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लें। अच्छा, दूसरा मुझे समझ ये बताइएगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, या आपको कौन सपोर्ट करता है, या आपने अपने बिहाफ पर ही खुद सारा कुछ कर रही होती है? मैं खुद करती हूँ, मैं एथलीट हूँ, मुझे स्पोर्ट्स करना चाहिए फुल टाइम, लेकिन मैं एक टाइम पे 10 काम कर रही होती हूँ। मैं प्रपोजल राइटिंग भी कर रही होती हूँ, स्पॉन्सरशिप्स भी ढूंढ रही होती हूँ, मार्केटिंग का काम भी कर रही होती हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रही होती हूँ, अपना स्पोर्ट्स क्लब चला रही होती हूँ। तो बहुत सारे काम खुद करने होते हैं, क्योंकि मेरी पाकिस्तान में एथलीट्स की इतनी टीम है ही नहीं ना, हमें इतने ज्यादा फंड्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो सारा इट्स ऑल सेल्फ एफर्ट। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं होती है? गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में स्पोर्ट्स नहीं, अगर होता तो वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म ना करते। क्रिकेट के अलावा किसी चीज को हम टीवी पे देखते नहीं है, सिर्फ उसी को स्पोर्ट्स समझा जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम ग्लोबली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपनी बेस पे, अपने पैसों पे, अपनी कोशिशों पे। और अगर उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारी परफॉर्मेंस और प्रेजेंस है भी नहीं, अभी तक वो खाली पड़े हैं। लेकिन हम देखते हैं कि केपीके को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, और टूरिज़्म का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको बड़ा बूस्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें जो है टूरिज़्म के हवाले से देखी जाए, फ़रोग दिया जाए। तो डायरेक्ट टैलेंट को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा? अगर वहाँ से टैलेंट आ रहा है, आप इतना बड़ा टैलेंट है, सासा है हमारे पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? मैंने मल्टीपल टाइम उन्हें प्रपोजल दिए, मैंने कहीं जाने वाले एथलीट्स ने उनके साथ काम करने की कोशिश की है, लेकिन जब एथलीट्स की बारी आती है तो सीधे सीधे कह देते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। या शायद उनकी प्रायोरिटीज में नहीं होगा कि हम इन पे पैसा क्यों जाया करें। हालांकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, आपका 5 साल में, 10 साल में आपको उसके रिजल्ट आने लग जाते हैं। एक एथलीट जो गोल्ड मेडल होता है, ओलंपियन होता है, जो एक्स गेम्स में जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनपे बहुत सालों की इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग, कोशिशें होती हैं, तभी वो इतना आगे जा पाते हैं। हमारी आवाम एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत है, वो कुछ लगाने नहीं चाहते हैं। और जब ओलंपिक्स के दिन होते हैं तो बहस शुरू हो जाती है कि ये गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। तो आपने उन पे इन्वेस्ट कितना किया है? इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है। और ये हमारे जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको भी इतनी पता नहीं कि इसकी एडवांसमेंट्स क्या है, टेक्निकलिटीज क्या है। वो कि पुराने स्टोन एज वाले माइंडसेट में बैठे हैं। वी नीड न्यू पीपल जिनको इन अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल हो और जिसको इम्प्रूव कर सकें। अच्छा समर, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां अगर आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप, या उनके लिए आप क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहती हैं जिनके ऊपर आप अगर काम कर रही हैं तो हमारे साथ शेयर करें? आई रन अ स्पोर्ट्स क्लब जिसका नाम समर कैंप है। समर कैंप में मैं थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स कराती हूँ, स्नो बोर्डिंग के, माउंटेन बाइकिंग के, जितने भी माउंटेन स्पोर्ट्स हैं, हाइकिंग, बैकपैकिंग, जो मुझे खुद आते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने लंडीकोट खैबर में भी एक सक्सेसफुल साइकिलिंग रैली करवाई, और जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी की गई है नेशन वाइड। इट्स गोइंग वायरल एंड आई एम रियली हैप्पी कि उसको सपोर्ट मिल रहा है। फ्यूचर में मेरे प्लान ये है कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही लड़कियों को ट्रेन करूँ, इतने कि हमारी एक टीम निकले और जो डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करे, क्योंकि पाकिस्तानी और फिर पख्तून लड़कियां बिल्कुल भी नहीं है हमारी फील्ड में। सही। और इनको ट्रेनिंग्स आप खुद ही देती हैं, ये पूरी टीम है? मैं हूँ और मेरे साथ डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उसमें साइकिलिस्ट भी हैं, स्कीयर्स भी हैं, स्नोबोर्डर्स भी हैं, रॉक क्लाइंबर्स भी हैं, वाइट रिवर राफ्टिंग जो करते हैं वो लोग भी हैं। तो इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हर प्रोग्राम के लिहाज से उनके ट्रेनर्स आते हैं। तो समर, क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को जो आपको देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह एम्पावर करना चाहेंगे उन्हें कि वो बाहर निकलें, तो किस तरह अपने पैरों पे खड़ी हो, इंडिपेंडेंटली काम करें? वो पहले अपनी जो भी उनकी फील्ड है जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती है, उस पे बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज और एक्सपर्टीज हासिल करें। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तभी आपके पास आज़ादी आती है कि आप अपने डिसीजन ले सकें और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो माशरा तो बहुत, रिश्तेदार काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे मंथली बिल्स नहीं भरते, ना वो उनकी हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन होती, तो हमें चाहिए कि हम क्रिटिसिज्म को अवॉइड करके बस आगे बढ़ते रहें और अपने गोल में अचीवमेंट्स हासिल करें जितना हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिटिसिज्म से परे होकर जनाब आगे बढ़ना चाहिए हमें। बड़ी अच्छी बात की है। समर खान हमारे साथ मौजूद थी, एथलीट हैं
और जिस तरह हमने उनसे बात की, उनकी जर्नी के बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा कि जनाब अब पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो भी आगे बढ़ती जा रही हैं और बाहिम्मत और बासलाहियत ख़वातीन हैं। समर खान हमारे साथ मौजूद थी। समर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन जिस तरह हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, समर के साथ भी एक हरासमेंट का वाक़या पेश आया जिस पे उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू भी की है कि वो किस तरह बाहर गई, ट्रेनिंग ले रही थी और वहाँ पर कुछ लोग आए, बाइक पर उन्होंने हरास किया उन्हें। तो ये सिर्फ हमारी ये जो बाहिम्मत और बासलाहियत ख़वातीन स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ बाहर निकलते हैं, सिर्फ उनके साथ ही नहीं होता, बल्कि जो आम ख़वातीन होती हैं उनके साथ भी इस तरह के बहुत सारे केसेस रुनमा होते हैं, लेकिन उन्हें पजीराई नहीं मिलती है, उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जाती है, केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट होना, आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप खुद अपनी सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से भी काम कर सकते हैं। सेल्फ़ डिफेंस सीखना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप बाहर निकलें, इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या आपके साथ पेश आए, तो आपने उस वक्त फौरी एक्शन आपके क्या होने चाहिए। तो आयशा मुजम्मिल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सेल्फ डिफेंस के हवाले से ये सीरीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज वो हमें सेल्फ डिफेंस के हवाले से क्या सिखाने वाली हैं, आयशा से ही जानते हैं। जी आयशा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम आयशा मुजम्मिल है। मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ, सेल्फ डिफेंस कंसल्टेंट और वेलनेस कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। और मैं ख़वातीन को ये बताती हूँ कि आप कैसे अपने आप को हर तरह के एनवायरनमेंट में सेव कर सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपना सर्वाइवल मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब भी कोई अनोइंग सिचुएशन आती है तो आमतौर पर वो ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर आप अकेले होते हैं, अनप्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। उसमें हैरेसर या अटैकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह आप पे काबू पाया जा सके, क्योंकि उस वक्त उसे लग रहा होता है कि आप एक सॉफ्ट टारगेट है, आपको आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि ऐसी हर तरह की सिचुएशन के लिए एक तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, अलार्म्ड हो, और किसी भी अलार्म्ड सिचुएशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने हाथ और पाँव की छोटी छोटी मूवमेंट से अपने आप को बहुत आसानी से बचा सकती हैं। आज के सेगमेंट में जो टेक्निक हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई आपको ग्रैब करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आपके मुंह पर हाथ रखा जाता है ताकि आप चीख ना सकें, आप कहीं से आउटसोर्स हेल्प ना ले सकें। तो उस वक्त आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने आप को जल्दी से सेव करने और एनवायरनमेंट से एस्केप कर सकें, आज के सेगमेंट में आपको बताते हैं। आइए सर। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं और कोई आपके मुंह पर हाथ रख के आपको पीछे की तरफ ग्रैब करे तो आप इतनी जल्दी क्या कर सकते हैं उसके साथ, देखते हैं। अब इस टेक्निक में मैंने क्या किया, जैसे ही सर मनान ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, सर रखिएगा, मैंने अपना जो वेट है अपने फ्रंट फुट पर डाला, क्योंकि जो भी आपको ग्रैब करेगा वो आपको ग्रैब करके पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा होता है। तो अगर तो आप ड्रैग होते जा रहे हैं तो आपका ओपोनेंट कामयाब हो गया आपको ग्रैब करने में। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को स्टे करना है, अपने सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। आपने अपने फुट पे अपना वेट डालना है और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर उसका वेट डालना है। उसके बाद आप उसकी रिप को एल्बो से हिट करें और फौरन बॉडी को टर्न करते हुए उसको पंच से हिट करें। उसके बाद सिचुएशन ऐसी ज़रूर होती है कि आप बहुत आराम से, आसानी से उस सिचुएशन को एस्केप कर सकती हैं। हमने उसकी बॉडी के सॉफ्ट टारगेट यानी रिब्स को हिट किया और उसके बाद फिर दोबारा उसके उसी सोलर पॉइंट पर अटैक किया। लेकिन जो अपना सर्वाइवल हमने किया, सबसे पहले हमने उसका वो हाथ पकड़ने की कोशिश की, ठीक है, जो कि एक नेचुरल रिएक्शन भी है। कोई भी आपको कहीं से भी ग्रैब करे तो सबसे पहले जो अटैक वाली साइड होती है, आप हमेशा उसी को ग्रैब करते हैं। तो पहले अपने आप को कंफर्टेबल करें ताकि आप उस सिचुएशन से आसानी से एग्जिट और क्विट कर सकें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से आप हर तरह के एनवायरनमेंट में सेफ और सिक्योर हो सकती हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मज़ीद सेफ्टी टिप्स और स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए हमारे साथ रहिएगा। ठीक है जी, आयशा मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद थी और मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के हवाले से हमें बता रही थी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट की सबसे बड़ी सर्च इंजन गूगल ने दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा तलाश की जाने वाली खबरों, शख्सियात, फिल्मों, टेक्नोलॉजी आलात और खाने पकाने की रेसिपी समेत दीगर शोबों की फहरिस्त जारी कर दी। और गूगल हर साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुतअद्दिद ममालिक में सर्च की जाने वाली चीज़ों के हवाले से अल्फाज, खबरों, शख्सियात, फिल्म्स या फिर ड्रामास की फहरिस्त जारी करता है जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो इस साल की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी लोगों ने यानी कि पाकिस्तानियों ने इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म से मुतालिक इंफॉर्मेशन तलाश की है, जबकि सबसे ज़्यादा जो लोगों ने नसीम शाह की शख्सियत से मुतालिक मालूमात को ढूंढा है गूगल से। और उनमें सरे फहरिस्त शोज़ की फहरिस्त ये हैं: हाउस ऑफ द ड्रैगन, सिनफ़े आहन, कायदे आज़म जिंदाबाद मूवी है, द बैटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, लंदन नहीं जाऊंगा, मिस मार्वल, ब्लैक एडम, थोर, लव एंड थंडर, मौला जट। ये तमाम तर शोज़ थे जिनके बारे में लोगों ने सर्च आउट किया था। और अगर शख्सियात की बात की जाए तो इनमें इमरान रियाज खान जो एंकर पर्सन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई है, क्रिकेटर अजहर अली के बारे में सर्च किया गया है, हॉलीवुड अदाकारा अम्बर हर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जनाब बात की गई है, क्रिकेटर शादाब खान, सियासतदान शहबाज शरीफ, क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान, क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद, मलून सलमान रुश्दी, साबिक सदर और रिटायर्ड फौजी ऑफिसर परवेज़ मुशर्रफ और क्रिकेटर नसीम शाह के बारे में भी जनाब बहुत ज़्यादा इस साल जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें बात की गई है, उनको सर्च आउट बल्कि किया गया है। और ये गूगल ने जनाब ये फहरिस्त जो थी जारी की थी। तो ये हमने आपके साथ शेयर की है।